सो शाफ्ट का जब साइज हम मेंटेन करना चाहेंगे, हम चाहें पता करें कि शाफ्ट का टॉलरेंस कितना है, पहले हमें कैलकुलेट करना होता है। अगर हमारे पास शाफ्ट मौजूद है, अगर हमें ही बनानी है तो हम टर्नर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने क्या साइज रखना है, क्या साइज की शाफ्ट बनानी है। उसके लिए हमें बेसिक पैरामीटर्स देखने होते हैं जो कि प्लस और माइनसेस हैं। अगर साइज ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, और अगर साइज मिसाल के तौर पे लूज है तो क्या होगा, और अगर टाइट है तो दो ही इश्यूज हो सकते हैं। अगर वो रेंज में है फिर तो ठीक है, तो क्वालिफाई कर ले। रेंज से ऊपर है तो एक्सेसिवली टाइट है, और रेंज से नीचे है तो एक्सेसिवली लूज है। उसके नुकसानात क्या है? सबसे पहला यहाँ प्रॉब्लम है जी एक्सेसिवली लूज फिट। अगर शाफ्ट पे बेरिंग लूज है या हाउसिंग में लूज है, उससे क्या होगा? उससे तीन चीजें हो सकती हैं। एक है हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होती है तो स्मेरिंग होती है। स्मेरिंग क्या होती है? फ्रिक्शन के साथ रिलेटिव मोशन जिससे हीट जनरेट होती है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में स्मेरिंग कहते हैं। और स्मेरिंग हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर राइज करेगा। कैसे कि इनर रिंग रुक जाए और शाफ्ट अंदर रोटेट कर रही हो तो उससे कितनी हीट जनरेट होगी? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि आरपीएम बहुत ज्यादा है ना, और बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा वियर हो जाएगी, और जितनी ज्यादा वियर होती जाएगी उतना ज्यादा उसके अंदर हीट जनरेट भी होगी और वियर भी होगी, और वो डैमेज होके सरफेस डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हीट के बाद है वियर। अब हीट जनरेट नहीं हो रही, वियर हो रही है। वियर में स्कोरिंग इसको हम कहते हैं। वियर को स्कोरिंग क्यों कहते हैं? जैसे कि अगर आपकी इनर रिंग और शाफ्ट आपस में कंप्लीटली टच नहीं कर रही, कहीं कहीं टच कर रही, और या आउटर रिंग हाउसिंग में कहीं कहीं टच कर रहा है, लूजनेस आ गई है, और वो उसको हम कहते हैं एक क्रीप करना। ये झटका लगा है, कंप्लीट रेवोल्यूशन में रोटेशन नहीं हो रही, वो क्रीप करते हुए एक साइकिल 15 दिन में कंप्लीट की है, 10 दिन में कंप्लीट किया है, एक दिन में कंप्लीट किया है। तो वहां पे क्या होता है कि जिस जिस जगह पे कांटेक्ट ज्यादा बन रहा होता है वहां स्कोरिंग हो जाती है। बेरिंग की सरफेस पे हाउसिंग में आपने देखा होगा कि आपको ऐसे निशान मिलते हैं सर्कल टाइप, वो वेयर में आता है। ये कहां हो रहा है? लूज फिट की वजह से, बेरिंग हाउसिंग में भी, शाफ्ट में भी। और तीसरा है फ्रेटिंग क्रोयन। फ्रेटिंग क्रोयन में जैसे एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, ये हाथ नीचे से सीधा नहीं है लेकिन ये टेबल सीधा है, तो ये देखिए पकड़ तो आ गई ना, टेबल हिल रहा है। यहाँ पे क्या है? गैप। इस गैप में एयर है, उस एयर में ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन और ये मटेरियल नीचे शाफ्ट का आपस में ऑक्सीडाइजेशन करेंगे। जब ऑक्सीडाइजेशन करेंगे तो क्या होगा? जंग लगेगा। ऑक्सीडाइजेशन के नतीजे में जो जंग लगेगा वो लगेगा मेटिंग पार्ट्स के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजेशन से, ना कि मॉइस्चर से आने वाली ऑक्सीजन से या वाटर कंटेंट से। मेटिंग पार्ट्स में मौजूद ऑक्सीजन से, इसको फ्रेटिंग क्रोयन कहते हैं। अब वैसे पानी डाल दे बेरिंग पे तो उसको क्रोयन कहेंगे, फ्रेटिंग नहीं कहेंगे। मेटिंग पार्ट्स के अलावा किसी पार्ट पे भी जंग लगेगा तो क्रोयन कहेंगे। क्रोयन की एक फॉर्म है जिसको फ्रेटिंग क्रोयन कहते हैं। तो फ्रेटिंग क्रोयन जब हो जाती है तो उसमें जहां जहां कांटेक्ट नहीं बनता शाफ्ट का और हाउसिंग का या बेरिंग का और शाफ्ट का, वहां वहां पे जंग लगता है। वो फ्रेटिंग क्रोयन 8% ज्यादा फुला देती है बेरिंग को, जिससे इंटरनल क्लियरेंस लॉस होने से मेटल टू मेटल कांटेक्ट स्टार्ट हो जाता है, और वो मेटल टू मेटल कांटेक्ट जी की वैल्यू भी बढ़ाता है, पिटिंग भी करता है, लुब्रिकेंट की फिल्म नहीं बनने देता। इस बुनियाद पे बेरिंग में वियर एंड टियर स्टार्ट होती है, जो कि लीड करती है, एक्सक्लेट करती है प्रॉब्लम को डैमेज की तरफ। तो तीन प्रॉब्लम्स हैं लूज फिट की वजह से। लूज फिट को बचाने का कोई और तरीका नहीं सिवाय इसके कि आप उसको रेंज में ले आए। नंबर 1 रेंज में ले आए। नंबर 2 सिलेंड्रिसिटी सही कर लें। अगर आपकी शाफ्ट का साइज है 40.000 तो थ्रू आउट 40.000 यूनिफॉर्मिटी हो। सिलेंड्रिसिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो भी वो इंटरफेरेंस फिट नहीं है। बेशक सारे साइजेस जितनी वेरिएशन है वो रेंज में है। रेंज क्या है?
40.000 से 40.013, अगर 0 से 13 माइक्रोन का लिमिट है मिनिमम मैक्सिमम है उसके अंदर ही शाफ्ट साइज, लेकिन वो वेरिएशन से है। और वो वेरिएशन क्या कर रही है, वो जब बेरिंग शाफ्ट बेरिंग के अंदर फिट होती है तो बेरिंग और शाफ्ट का सरफेस जो 100% कांटेक्ट बनना था वो 65% कांटेक्ट बन रहा है। तो ये इंटरफेरेंस फिट नहीं है। कितने परसेंट पे ये इंटरफेरेंस फिट कहलाएगा? 95%। लेस देन 95% कांटेक्ट एरिया, नो इंटरफेरेंस फिट। तो ये तीन इश्यूज लूज फिट की वजह से आ गए। और तीन इश्यूज ऐसे हैं जो यहाँ लिखे हुए, इंक्रीज ऑपरेटिंग टेम्परेचर, रिंग फ्रैक्चर और इंक्रीज माउंटिंग फोर्सेस टाइट फिट की वजह से। जब हम साइज 13 माइक्रोन अगर रखना था मैक्सिमम, तो हमने 23, 33, 23, 33, 43 पे अगर हम लेंगे माइक्रोन में प्लस कर दिया तो क्या होता है? सबसे पहली चीज ऑपरेटिंग टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। इसकी क्या वजह है? स्टैटिक नहीं, डायनामिकली चलते हुए बेरिंग में जब आप टाइट फिट कर देते हैं तो उसकी इंटरनल क्लियरेंस लॉस हो जाती है। जब इंटरनल क्लियरेंस लॉस हो जाती है, C3 से वो C नॉर्मल या C2 हो गया है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, लुब्रिकेंट की फिल्म नहीं बनेगी ना, टेम्परेचर बढ़ेगा और वो पिटिंग की तरफ जाएगा। शाफ्ट अगर मोटी बना दिया आपने, शाफ्ट टाइट बना दिया, टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा बना दी, तो जितनी ज्यादा बनाई उतनी क्लियरेंस माइनस में चली गई और इंक्रीज टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। आपने एक मशीन में बेरिंग फिट किया हाउसिंग के अंदर कूलर फैन पे, आपने चलाया, उसका टेम्परेचर ज्यादा, आप क्या क्या चेक करेंगे? नंबर 1, ओवर ग्रेजिंग तो नहीं है। नंबर 2, शाफ्ट का फिट ज्यादा टाइट तो नहीं है। नंबर 3, हाउसिंग का फिट ज्यादा टाइट तो नहीं है। हाउसिंग का फिट भी तो कम वही सेम चीज है। ये तीन चीजें हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मेनली। बाकी फिर आप इंस्पेक्शन करेंगे, वाइब्रेशन तो नहीं है, अनबैलेंस तो नहीं है, और चीजें तो नहीं ऐड ऑन हो रही, सिस्टम की हीट तो नहीं आ रही। लेट्स सपोज कोई पंप है जो कि केमिकल सक कर रहा है और वो केमिकल का टेम्परेचर 400 डिग्री है या 200 है या 300 है, या स्टीम है उसमें, वो आके बॉडी को टेम्परेचर वो बढ़ा रहा हो, तो वो तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाता है एप्लीकेशन के कैरेक्टरिस्टिक से, ऑपरेशन से। तो ये तीन चीजें बेसिक हैं जो बगैर किसी एबनॉर्मलिटी के हम चेक करेंगे। ये टेम्परेचर सडन राइज होता है या नहीं? सडन जैसे टाइट फिट है तो ये कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग के बाद ही ट्रेंड ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, उस लेवल तक जाएगा जितना वो जा सकता है, तो ये सडन इंक्रीज। तो इसलिए इसका मतलब एक्सेसिव टाइट फिट में पहला चीज है इंक्रीज ऑपरेटिंग टेम्परेचर, दूसरा है रिंग फ्रैक्चर। अगर आपने शाफ्ट बनाई जिसका टॉलरेंस आपने रखा 13 रखना था तो आपने 63 रख दिया, 103 रख दिया, साइज गलती से बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि वो 13 से डबल हो गया, 26 हो गया या 3 गुना हो गया। अब आपने हीटर पे बेरिंग को गर्म किया, वो एक्सपैंड कर गया, आपने चढ़ाया, वो चढ़ भी गया। जब वो ठंडा होकर वापस आने की कोशिश कर रहा है तो वो आ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि शाफ्ट मोटी है ना, एक्स्ट्रा मोटी है ना। अच्छा, एक्स्ट्रा। जितना उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में फ्लेक्सिबिलिटी है उससे ज्यादा खुल गया बेरिंग। अब ठंडा होकर उसके मॉलिक्यूल्स जब वापस आएंगे तो उसको वो रेजिस्टेंस मिल रही है, ऐसे में बेरिंग क्लीन क्रैक हो जाएगा इनिशियली फॉरन, तो सर ये विद इन 24 आवर्स लगने की। सर हम लोग ये साइड पे मुख्तलिफ अभी किधर हीटर होता है नहीं होता, किधर वो इंडक्शन हीटर होता है, किधर वो गैस कटर से गर्म कर रहे होते हैं, तो मतलब अभी साइड पे गैस कटर से भी गर्म कर रहे होते हैं, 2 गैस कटर लगा लेते हैं कि जी वो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे होते हैं कि दोनों तरफ से बराबर हो रहा है, लेकिन वो उसमें तो हीटर ज्यादा ठीक होता है इंडक्शन वाला इसके कर रहे उसमें तो इवनली हीट होता है ना, वो इवन हीटर। इसका वो ना एक एग्जांपल है हमारे प्लांट की है, बल्कि उसकी जो आगे थ्योरेटिकल रीजन सर ने बताई थी, वरना हमारे पास जो माशाल्लाह से कुछ सुपरवाइजर थे वो कहते हैं हमने रात में यूं ही लगाया तो यूं ही चलता है। अब जो कंप्रेसर है ना उनका नॉन ड्राई वेंट बेयरिंग जो है वो C4 है, तो C4 हमारी इन्वेंट्री में नहीं थे, तो हमारे कुछ सीनियर बंदों ने क्या किया कि वो कोई नहीं राजा साहब C3 चलता है, हमें रात में ही चलाते थे, चलाओ। वो चलाते थे, किलन पे चलाते थे, और मेरे ख्याल से एक आध दिन के अंदर वो बेरिंग टूट जाता था,
मोटर फ्लश हो जाती थी क्योंकि नॉन ड्राइवर का टूटता रोटर स्टेटर टकराया हो गया एक और, तो वो मोटरें 3 मोटरें जला दी। फिर अगर किसी ने कहा कि अब जो लगा हुआ था C4 उसमें वही मंगवा लो। अच्छा, तो उसके बाद मंगवा तो लिया, चल भी गया, लेकिन किसी को पीछे टेक्निकल रीजन नहीं पता। तो फिर एक दफा जब सर से पहली हमारा मीटिंग हुई थी तो ये आए, इनसे यही क्वेश्चन हुआ, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में पूछा था कि हम उसमें बल्कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ने पूछा था इलेक्ट्रिकल को लैपटॉप, तो उन्होंने कहा चले मैं आपको बताता हूँ होता क्यों है। होता इस वजह से है कि बेसिकली आप इतने इंक्रीज टेम्परेचर पे रिड्यूस क्लियरेंस वाला बेरिंग लगा रहे हैं, जब वो मेरे ख्याल हीट अप होता है तो इतनी अफोर्ड नहीं करता, एक्सपेंशन होती है और क्लियरेंस लॉस हो जाती है। और जारी पर 2900 आरपीएम पे जब चीज चल रही होती है तो आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम है। और ओवरऑल सर ये जो हाई आरपीएम मोटर्स है ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया है प्लांट में, चाहे मैकेनिकल साइड है चाहे इलेक्ट्रिकल है, हाई आरपीएम पे प्रिसीजन अटेन करना हमारे लेमैन के लिए बहुत मुश्किल है, तो जो गार्ड के आदि है हर चीज। हाँ, बिल्कुल। और जो गार्ड बहुत बुरी तरह एक्सपोज होते हैं 2900 में। यकीन करें एक हीटर अगर 50 लाख का आता है ना, वायर वाला, जो वायर लपेटे इस रिंग पे गर्म कर दे। अच्छा, नॉट ओनली कि वो गर्म करे फिर आप रिंग निकाल के चढ़ाएं, रिंग हैंग की हुई है आपने क्रेन से, उसके ऊपर आपने वो लपेटा हुआ है, और जब उसका टेम्परेचर एक सर्टेन टाइम पे आ जाए तो आप लेके उसको चले जाएं। ड्यूरिंग हीटिंग कंटिन्यूअसली हो रही है और आप चढ़ा रहे हैं, आपने चढ़ा दिया तब भी हीटिंग हो रही है, फंसने का चांस ही कोई नहीं। और अगर फंस गया है तो आप उसी वायर से गर्म करते हुए उसको उतार भी लें। अब ये ठोक ठोक के उतारते हैं, नहीं वो तो तो वो हीटर पे एक इन्वेस्टमेंट है जो अब ये एग्री कर रहे हैं कि हम करेंगे, हम नहीं बनाते, वो जहां से भी लें, चाइना से लें। हीटर एसकेएफ का है सर, एसकेएफ में है, हमारे प्लांट में भी एसकेएफ का नहीं वो तो लेकिन एक डिफरेंट चीज है ना, वो आप इंडक्शन हीटर जब आपने बेरिंग माउंट करना है, अब आप शाफ्ट में बेरिंग फंसा हुआ है, आपने उतारना है, फिर तो आप वो गैस यूज करोगे, वो तो हम गैस कटर यूज करते हैं। फिर वो जो बेरिंग था ना सर जिसका आप कहते शाफ्ट पे मतलब लूजनेस वाला है जी, वो था फंसा हुआ, वो चक मारने के जैसे कहते जी, हैं, जी, लेकिन उसको उतारने के लिए फिर गैस कटर यूज हुए थे जी, और वो फंस गया था एक दफा ऐसे ही। ऐसे वो एक स्लाइड इसकी हालत देखें,